हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम क्या देख रहे थे, ये वाला प्रॉब्लम को फिर बस कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ पार्ट बताए थे, कुछ पार्ट उसमें छूट गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ए सीरीज सर्किट LR सर्किट था, और जैसा कि आपको पता है कि VRMS 220 था और 50 हर्ट्ज। और तो हम पहले क्या निकाले, पहले हम निकाले इससे इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का वैल्यू ये आया, तो इम्पीडेंस आपका आ गया था 11√2। तो इम्पीडेंस जब आ गया तो हमको क्या आ जाएगा, VRMS हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो VRMS आपका क्या हो जाएगा, तो VRMS IRMS आपको यहाँ से निकल जाएगा। IRMS दैट इज इक्वल टू VRMS बाई जेड इम्पीडेंस। तो यहां से हम निकाल लेंगे। और अगर हम cos फाई निकालते हैं, cos फाई जैसा कि हम बताए थे पावर फैक्टर होता है, cos फाई यहां से हम निकाल लिए। तो cos फाई का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2 R बाई जेड। R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको 11 दिया हुआ है, जेड इसका इम्पीडेंस 11√2 आया। तो फाई का वैल्यू क्या आ गया आपका, π/4। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका फाई का वैल्यू और उसके बाद फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज आपका आ गया, ये आपको दिख गया। तो यहां से ये जो है LR सर्किट का ये क्वेश्चन है। तो यहां से पावर फैक्टर का वैल्यू जेड का वैल्यू आपका इम्पीडेंस क्या आ गया, इम्पीडेंस आपको 11√2 है। तो यहां से आपका आ जाएगा पावर फैक्टर R बाई जेड। तो यहाँ से R का वैल्यू आपको 11 है और इसका वैल्यू 11√2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका होता है cos फाई। सो cos फाई दैट इज इक्वल टू 1/√2। सो फाई दैट इज इक्वल टू π/4। और यहाँ से आपका क्या पूछा था, करंट। तो जैसा कि आपको हम बताए थे IRMS करंट जो होगा VRMS डिवाइडेड बाय जेड, जेड दैट इज इम्पीडेंस। तो VRMS का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कितना, 220। तो VRMS का वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 220 डिवाइडेड बाय 11√2। तो ये आपका आ जाएगा IRMS। लेकिन अगर पूछे कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये तो हुआ RMS करंट। अगर सिर्फ करंट पूछ रहा है तो करंट का मतलब अगर पूछे तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का वैल्यू यानी I, सिंपली I का वैल्यू हो जाएगा 220। तो इसका अगर RMS निकाले, RMS क्या होता है, तो VRMS होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। सो यहां से अगर V का वैल्यू निकालेंगे यानी एम्पलीट्यूड V0, यानी कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाता है √2 इंटू VRMS। RMS होता ही है क्या, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। तो वो क्या हो जाता है VRMS। VRMS क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज को √2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, V का वैल्यू आपका आ जाएगा √2 RMS। तो यहां से √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से 11√2। तो ये करीब करीब √2 से √2 कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्स में 20 ओम के आसपास, इसका 20 एम्पियर, सॉरी 20 एम्पियर इसमें मैक्सिमम। अगर कहेगा कि आप बताइए इसमें मैक्सिमम करंट यानी एम्पलीट्यूड I0 दैट इज इक्वल टू V0 बाय जेड। तो यहां से I0 क्या हो गया, V0 है 220, सॉरी ये 220 इंटू √2 डिवाइडेड बाय इट्स एम्पलीट्यूड दैट इज √2 से √2 कैंसिल, 11√2 है, यहाँ से आपका आ जाएगा 20। तो 20 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा, 20 एम्पियर का करंट।
अब इसके लास्ट पार्ट पे हम आते हैं। लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि आप इसका ग्राफ बताइए। इट सेज द ग्राफ ऑफ द वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू, आपको ग्राफ बताना है करंट का ग्राफ बताना है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, ग्राफ। तो जैसा कि फाई का वैल्यू आपको आ गया, तो फाई क्या होता है, ये आपका होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट और वोल्टेज के बीच π/4 होगा। तो वोल्टेज का ग्राफ आपको सिंपली दिया हुआ है और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, करंट का। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसा कि वोल्टेज का आपको दिया हुआ है वी नोट वी आर एम एस, वी दैट इज इक्वल टू वी नोट मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी। तो ये साइन का फंक्शन है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये π/2 से क्या हो जाएगा, वोल्टेज लीड करेगा कि लैग करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये एलआर सर्किट है तो ये एल, इसमें वोल्टेज जो है कितना से लीड करता है, तो कॉस फाई का वैल्यू यहां से आपका आ गया। कॉस फाई इन द सेंस आप ऐसा समझिए कि इधर इंडक्टर है एल, इधर रेजिस्टिव है, तो ये आपका आया रिजल्टेंट। और ये जो थीटा है यानी ये जो फाई है ये आपका π/4 है। तो इसमें सिंपल सा बात है कि लीड कौन कर रहा है, तो लीड π/4 से कर रहा है कौन, वोल्टेज। तो करंट क्या करेगा, उससे लैग करेगा, यानी करंट इधर फ्लो हो रहा है, इधर करंट है और इधर वोल्टेज है। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज इससे π/4 लीड कर रहा है, यानी कि इन दिस प्रोसेस वोल्टेज लीड्स बाय π/4। वोल्टेज जो है π/4 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यहां से आपका वैल्यू अब आ जाएगा π/4 से। अब इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ अगर इससे लीड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, करंट जो है लैग कर रहा है, यानी वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा, यानी कि करंट लैग बाय π/4। तो ये तो वोल्टेज का ग्राफ आपको इस टाइप से दे दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है T/2 है, ये जो पॉइंट है 3T/2 है, और ये जो पॉइंट है ये आपका 2T है। ऐसा दे रहा है आपको कि ये पूरा का पूरा इस टाइप से ग्राफ बनाया गया। ये हाफ टाइम पीरियड, ये फुल टाइम पीरियड। तो ये आपका आ गया T/2 और ये आपका आ जाएगा हुआ है। तो वो आपका क्या दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और आपको ओमेगा का वैल्यू निकालना है, तो ओमेगा क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 50 नहीं होगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंपल सा बात है कि 2π बाय टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड यहाँ से आपका आ जाएगा, तो 2π यहाँ पे समझिए कि ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा 100π। तो ये करीब करीब आ जाता है आपका 11√2, 11 आ जाता है करीब करीब, इसका वैल्यू जो है 11 आ जाएगा। तो ये 100π है, 100π यानी ओमेगा का जो वैल्यू होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमको लगा था ओमेगा का वैल्यू है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2π × 50 दैट इज 100π। तो 100π आपका ओमेगा का वैल्यू है। तो 100 से यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई अगर इसको आप करें तो क्या हो जाएगा 35 और 3.5 के आसपास आ जाएगा ये, इंटू पाई दैट इज 1.4। तो ये करीब करीब वही आ जाएगा। अब इसका हमको स्क्वायर करना है, तो वो आपका आ जाता है 11√2। तो 3.5 और इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आ जाता है 11 के आसपास,
9 से थोड़ा सा ज़्यादा तो ये 11 के आसपास आ जाता है। या वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि इसका वैल्यू आप रख ले 22/7, पाई का वैल्यू तो यही होता है। तो यहाँ से अगर इसको इजी कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.5 और ये आपका हो जाएगा 11, तो ये आपका आ जाता है 11। तो जैसे कि इम्पिडेंस हम निकाल रहे थे तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, तो R का वैल्यू आपको कितना दे दिया था 11 ओम, और इसका वैल्यू आपको ये भी आपका 11 ही आ गया, 11 ये भी 11 आ गया। तो 11 इंटू 11 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाता है 11√2। तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि ओमेगा का वैल्यू आपको नहीं दिया था, आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब एनीवे वो तो आपको समझ में आ ही गया। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि आप बताइए ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम यूज करते हैं ऐसे बेसिक सा ग्राफ आपको दिया हुआ है, लेकिन इस बार ग्राफ आपको करंट का विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो आइए इसके अब सेकेंड पार्ट, होपफुली आपको ये समझ में आ गया, ये एक बेसिक सा एरर हो गया था। तो आप ध्यान से देखिए, इसके बीच में π/4 एंगल बन रहा है, तो क्या होगा, वो इससे π/2 लैग करेगा, यानी कि वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड्स बाय π/4, हेंस करंट लैग करेगा कितना से, π/4 से। तो करंट का अगर हम इक्वेशन लिखें तो करंट का इक्वेशन आपका सिंपली हो जाएगा कि π/4 से वो क्या करेगा, करंट यानी कि अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। सो वोल्टेज लीड्स बाय π/4, लीड्स बाय π/4, देन करंट, आप ये बोलिए कि इससे लीड कर रहा है, या ये बोलिए करंट लैग बाय π/4, करंट लैग बाय π/4, इतना से ये लैग करेगा या ये लीड करेगा, याद रखिएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, आप ग्राफ जब बनाएंगे तो ये ग्राफ, एक ग्राफ तो आपको दे दिया हुआ है, इस ग्राफ, अब इससे सिंपल सा बात है, π/4 अगर किसी का लैग कर रहा है तो उसका ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा, इसका इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, V0 sin ओमेगा टी। अब इसका ग्राफ हो जाएगा, अगर करंट का हम लेंगे तो I0 sin ओमेगा टी माइनस π/4, यानी π/4 से क्या करेगा, करंट लैग करेगा। तो इसका इक्वेशन तो आपको दे दिया हुआ है। अब आपको इसका इक्वेशन, ये इधर टाइम और इधर वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में, तो ये ध्यान से देखिए, ये ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ साइन ओमेगा टी, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका t/2, ये आपका हो जाएगा t/4, t/4 क्या है, टाइम पीरियड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3t/2, ये आपका आ जाएगा 2t। ये किसका है, ये ग्राफ है एकदम पूरा का पूरा प्योरली साइनोसाइडल है, तो ये आपका आ जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, तो इसका आ गया, ये आपका आ गया वोल्टेज। अब हमको किसका निकालना है, अब इसका हमको, तो इसका है π/4 से लैग करेगा, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ग्राफ का नेचर एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन ये π/4 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये वोल्टेज का ग्राफ है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये जीरो कब होगा, ध्यान से देखिए, ये t = 0 पे 0 है। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ओमेगा टी माइनस π/4, ये 0, तो ये 0 कब हो जाता है, ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू π/4, यानी कि ये 0 पे होता है और ये 0 π/4 पे होगा। तो इसका अगर हमको इक्वेशन हमको लेना है इसका, तो ये 0 पे नहीं होगा, ये 0 π/4 पे होगा। तो π/4
कहीं आगे शिफ्ट होगा, ये तो 0 पे ही 0 आ गया और ये π/4 पे आएगा। तो t यहाँ से अगर हम निकाल लें तो t दैट इज इक्वल टू π/4 इंटू ओमेगा, और ये 0 किस पे होता है, t इक्वल टू 0 पे 0 है तो t इक्वल टू 0 पे, ये t इक्वल टू 0 पे नहीं होगा, ये t इक्वल टू π/4 ओमेगा पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ ये बन रहा था, अब इसका ग्राफ कुछ दूसरा बनेगा, इसका नेचर सेम रहेगा, बस ये लीड करेगा। कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो ये सिंपल सा बात है, ये पी, ये तो आ गया वोल्टेज का, जो कि सिमिलरली साइन का फंक्शन था, तो ये और ये भी साइन का फंक्शन, लेकिन ये ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए ये ग्राफ 0 कब होगा, तो ये 0 तब होगा t इक्वल टू 0 पे, यानी कि टाइम इधर है, t इक्वल टू 0 पे जब t डालेंगे तो साइन क्या आ रहा है, साइन आ रहा है निगेटिव। तो साइन अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि इधर वोल्टेज और क्या है, और करंट। तो सिंपल सा बात है, इधर वोल्टेज और करंट। तो अभी हम वोल्टेज का लिखे थे तो वोल्टेज का ये आया, और करंट का लेंगे तो करंट -π/4, तो -π/4 कहीं यहां पे होगा, यहां पे 0 आएगा। तो यानी इसका ग्राफ इतना लंबा नहीं जाएगा, इसका पीक इतना लंबा नहीं जाएगा, ये कुछ ऐसे आएगा और ये साइन का ही फंक्शन रहेगा और कुछ ऐसे ग्राफ इसका जाएगा। तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ करंट, दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट्स लैक बाय π/4। तो ये आपका बनेगा वोल्टेज जो है, अब ध्यान से देखिए, वोल्टेज आपको दिख रहा है कि वोल्टेज इससे ऊपर है, यानी वोल्टेज लीड्स बाय π/4, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। और ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये आपका आ गया, दैट इज आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/4। तो ये आपका सिमिलरली आ गया। तो दोनों का ग्राफ आपको क्लियरली दिख रहा है, ये ग्राफ आपका करंट का है जो कि π/2 लीड कर रहा था। तो ध्यान से देखिए, t इक्वल टू 0 पे, t जब 0 पुट करते हैं तो इसका -π/4 है। साइन -π/4 क्या होता है, आई नोट, तो 1/2, सिंपल सा बात है। तो साइन t इक्वल टू 0 पे, यानी यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, -π/4 निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। तो ये आपका इसका ग्राफ हो जाएगा, तो ये नीचे से आएगा और कुछ इस टाइप से चला जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा a square loop of side A with capacitor of capacitance C is located between two current carry parallel wire। अब ध्यान से देखिए, एक में करंट ऊपर जा रहा है और एक में करंट नीचे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा। तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रिपेल करता है तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर, द वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर दैट इज द फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी। तो इसमें आई का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, आई साइन ओमेगा टी। और आपसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट पॉइंट इट सेज कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन दिस स्क्वायर लूप। इस स्क्वायर लूप का साइड आपको क्या दे दिया हुआ है, ए साइड दे दिया हुआ है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द चार्जेस on the upper plate of capacitor। अब ध्यान से देखिए, ये अपर प्लेट है तो इसमें कितना चार्ज होगा, यानी कि आपको ग्राफ
चार्ज पे फोकस है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ चार्ज ऑफ अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर वी हैव टाइम, यानी कि चार्ज और इधर टाइम होगा और इधर चार्ज होगा, इसका आपको ग्राफ लास्ट में बताना है। तो ये भी बहुत ही कंसेप्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मैक्सिमम करंट पूछा है, सेकंड पार्ट में चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ पूछा है। सो आइए इसको हम शुरू करें। फाइनाइट लॉन्ग वायर है, आप ऐसा समझिए कि दो वायर है, समझिए कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक में करंट समझ लीजिए कि नीचे जा रहा है, करंट फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एग्जैक्टली दूसरा में अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके बीच में एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, और इसमें कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको क्या दे दिया हुआ है, सी दे दिया हुआ है। ऐसा स्क्वायर का साइड आपको क्या दे दिया हुआ, ए दे दिया हुआ है, ये भी आपको ए साइड दे दिया हुआ है, ये भी आपको ए साइड दे दिया हुआ है। तो यानी कि टोटल इस वायर के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज 3a। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो पहले हमको चार्ज निकालने से पहले हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना जरूरी है, तभी हम इसका चार्ज निकालेंगे। और अगर पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ से चार्ज निकलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट निकलेगा, यानी सारा चीज इंड्यूस्ड ईएमएफ का है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको सी दे दिया हुआ है। तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये इस इधर अट्रैक्ट होना चाहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपल्सन। तो ये हम पहले बता चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वायर के वजह से, इस वायर को ले लेते हैं, दिस वायर इज I1, इस वायर को I2 ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट, ये फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सा बात है, उसको हम B1 ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके x डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सपोज दैट इसके हर एक पॉइंट पे, क्योंकि इसके वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो आपको बताना है कि फर्स्ट वाले वायर के वजह से इसमें, तो यहां से हम एक जनरलाइज केस ले लेते हैं, यहां से डिस्टेंस इस बॉक्स का, क्योंकि बॉक्स का हर एक पार्ट, इसका लेंथ, अपना खुद का भी लेंथ आपको ए दे दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो एक जनरलाइज केस ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस। तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे आपको निकालना है, तो यहां पे लिख देते हैं वायर वन, विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट। यहां से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट। अब इस पोजीशन को हम ले लेते हैं, ये वाला पोजीशन, और इसका थिकनेस हम क्या ले लेंगे फिर, क्योंकि यहां से x डिस्टेंस पे है तो इसका थिकनेस हम ले लेते हैं, लेट्स दिस, यहां पे हम यहां से इसका थिकनेस ले लेंगे, एलिमेंट ले लिए, क्योंकि ये हमेशा वेरी करते रहेगा ना, तो इसका एलिमेंट लिए, x डिस्टेंस पे है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट ए डिस्टेंस
x from wire first wire से x distance and whose thickness is dx, इसका थिकनेस है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सो बी फील्ड, तो इसके वजह से आपका हो जाएगा, इसको ले लेते हैं, दिस इज B1। तो जैसा कि आपको पता है म्यू नोट बाई 4 पाई करंट I डिस्टेंस x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो B1 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं म्यू नोट बाई 4 पाई I बाय x, E1 plus 1 that is 2, so you will get the value that is mu naught by 2 pi, 2 से कैंसिल I by x। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड, किसके वजह से, वायर फर्स्ट की वजह से। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली, बस यही काम क्या करेंगे सेकंड वायर की वजह से। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकेंड, तो सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, उसको हम ले लेते हैं B2। तो उसमें लिखेंगे म्यू नोट बाय 4 पाई, इसमें करंट दोनों में सेम ही है, और यहाँ से डिस्टेंस अगर ये x है तो यहाँ से डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 3 है तो 3x, टोटल गैप 3a है, अगर ये x है तो ये 3a माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3a माइनस एक्स, और एग्जैक्टली साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि ये लॉन्ग वायर के केस में क्या हो जाता है 1, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा म्यू नोट बाय, ये आपका हो जाएगा दिस पार्ट इज 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 पाई आ जाएगा, और I बाय 3a माइनस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा B2। तो इस वायर के वजह से इस पे B1, इस वायर के वजह से इस पे B2, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया B1 और B2। अब हम निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड at a square plate, स्क्वायर, समझिए इस स्क्वायर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके वजह से क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से B1 और इसके वजह से B2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, क्यों ये ऐड हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक का नीचे है एक का ऊपर है, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, सो ये ऐड हुआ कि ड्यू टू अपोजिट करंट पासिंग थ्रू इट, अपोजिट करंट पासिंग थ्रू इट, मतलब दोनों में करंट का क्या डायरेक्शन, यानी एक अगर नीचे जा रहा है एक अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो एक क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो जब अपोजिट हो तो रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट भी थोड़ा समझ सकते हैं, और यही इसी वजह से ड्यू टू दिस आप कभी सोचते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो होता है मतलब नॉर्थ को रिपेल करता है, तो रिपेल क्यों करता है, तो रिपेल इसी वजह से करता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होने के वजह से, करंट का डायरेक्शन नॉर्थ पोल में सेम होता है जिसके वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और
अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, इसीलिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों क्या हो गया? ऐड हो गया। यही कंसेप्ट हम क्या लगाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म में जब भी देखते हैं कि दोनों मतलब अगर लाइक पोल रिपेल ईच अदर, तो क्यों रिपेल करता है? और अनलाइक अट्रैक्ट क्यों करता है? तो लाइक इसलिए रिपेल करता है क्योंकि दोनों में डायरेक्शन सेम है। और अगर इसका करंट का डायरेक्शन ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है तो B1 माइनस B2 हो जाता। अब जिसमें जो कौन डोमिनेट करता है तो उस पे होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो अलग अलग पोल बन रहा है। अगर इसको हम नॉर्थ पोल कहें, नॉर्थ पोल जैसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कंसेप्ट यहीं से इंट्रोड्यूस होता है कि अगर इसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे तो इसे साउथ पोल कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का अगर हम आई ले रहे हैं, ये अगर ये नीचे अगर जा रहा है तो इसको, इस ऊपर वाले को अगर हम क्या ले रहे हैं? जे ले रहे हैं, तो नीचे वाले को माइनस जे लेना पड़ेगा। तो इसको अगर हम नॉर्थ बोलते हैं तो इसको हमको साउथ बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इज मच इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। सो फिजिक्स का ये कंसेप्ट है कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का आपको अलग अलग नाम देना पड़ेगा, सेम नाम नहीं दे सकते। तो इस वजह से इसमें B1 प्लस B2 हो गया। दैट्स वाई, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ टू वायर विच इज अपोजिट टू ईच अदर, that's why the net magnetic field at this square, that is B1 plus B2। तो यहाँ से B1 प्लस B2 आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड अब अपना आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन both wire opposite to each other, that's why opposite to each other, that's why net magnetic field that is B1 प्लस B2। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये कंसेप्ट आप समझ जाइए। अब हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड तो अब हमारा आ गया, लेकिन हमको क्या लाना है? हमको लाना है EMF। तो अभी और भी हमको बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया B फील्ड, दैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2। अब जैसा कि हम निकालते हैं फाई क्या है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू B डॉट A। तो B तो हमारा आ गया, और B जो है वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये भी वेरी कर रहा है, x का वैल्यू आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वेरी करेगा। एग्जैक्टली B2 भी क्या कर रहा है? वेरी ही कर रहा है। अब अगर एरिया देखें तो इसका हम क्या ले लिए? यहाँ से डिस्टेंस जो है x ले लिए हैं, और इसका हम क्या ले लेंगे? इसका थिकनेस जो है हम पहले ही ले लिए हैं dx। तो अगर एरिया की बात करें तो एरिया एक साइड हम ले लिए हैं। एक साइड क्या है? एक साइड को हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी ये वाला साइड को हम कांस्टेंट रखते हैं, एक बार एक ही वेरिएबल रहेगा। तो ये वाला साइड, यानी कि इसका ये वाला साइड हम a ले लिए हैं, और इसका ये वाला साइड का थिकनेस को हम dx लें। तो एरिया आपका ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड अब हम क्या करेंगे? B डॉट A। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सिंपल सा बात है, इसके वजह से आप अगर ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये ऊपर जा रहा है, तो सिंपल सा बात है, इसके वजह से इधर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इसके वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से
बाहर की तरफ ऊपर जा रहा है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इधर अंदर, और एग्जैक्टली इसके वजह से इधर डॉट, इधर क्रॉस तो इधर डॉट, एग्जैक्टली अगर ये नीचे जा रहा है तो फिर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो इसके वजह से हम ऐसे करेंगे तो इसके वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसके वजह से इधर इधर, तो इधर आपका आ जाएगा क्रॉस इस साइड, तो इधर क्या आ जाएगा डॉट। इसीलिए ध्यान से देखिए, डॉट मतलब ये हो जाएगा आउट पार्ट ऑफ द प्लेन, आउट पार्ट ऑफ द प्लेन, ये आपका आ जाएगा, ये भी डॉट आया तो ये भी आपका आ गया आउट पार्ट। इसके वजह से भी हम दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए इधर तो इनवर्ड है, इधर आउट पार्ट, तो हमको अंदर के पॉइंट पे ही देखना था। तो कैसे लेते हैं राइट हैंड थंब रूल, तो ध्यान से देखिए ये जो थंब है ये डायरेक्शन करंट का दिखाता है, और ये जो पाम है, पाम डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इधर, और ये आपका पोजीशन दिखाता है कि किस पोजीशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बाहर वाले पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा अंदर की तरफ, दैट इज इनवर्ड। अब अगर इधर इनवर्ड है तो अंदर में क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि एक अंदर गया तो दूसरा बाहर आएगा। तो इस टाइप से सर्कुलर चलता है। एग्जैक्टली इधर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो इसके अंदर इसके वजह से सिंपल सा बात है, नीचे के वजह से जब ऊपर जा रहा है तो अंदर, तो इसके वजह से तो दोनों क्या आ रहा है, डॉट डॉट आ रहा है। तो इसके वजह से आप ऐसे समझ लीजिए कि ये थंब जो डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, थंब डायरेक्शन आपका दिखा रहा है राइट हैंड थंब रूल से। तो थंब हमेशा करंट का, और ये पाम दिखा रहा है, तो पाम इधर क्या है, अंदर। जब इधर अंदर है तो इधर बाहर, तो ये भी ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाय, तो एक बार आ जाएगा 1 बाय एक्स और एक बार आ जाएगा 1 बाय 3 माइनस एक्स। तो और इनटू एरिया क्या हो गया, दोनों के बीच में एंगल 0 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो cos 0 1 ही हो जाता है। तो यहाँ से आपका जाता है बी डॉट ए, एरिया आपका आ गया। बस अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। एरिया क्या है इसका, एक लेंथ को कांस्टेंट रखें, एक लेंथ को हम वैरी करवा रहे हैं, तो a इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नोट बाई 2 पाई आई इंटू 3a माइनस एक्स इंटू एक्स। तो इसके वजह से 3a माइनस एक्स आ जाएगा, और इसके वजह से आ जाएगा सिंपली x। तो ये आपका आ जाएगा म्यू नोट बाई 2 पाई आई इंटू एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ से 3a डिवाइडेड बाई 3a माइनस एक्स इंटू एक्स। तो अब क्या करेंगे, सिंपली अब इंटीग्रेशन बचा है, तो फाई के लिए ये आपका आ जाएगा म्यू नोट, यानी कि डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे, और इधर इसका इंटीग्रेशन x, तो x यहाँ से लिए है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम a होगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2a, और मैग्नेटिक फील्ड को बस ऐड किए तो ये आपका आ जाएगा a dx। तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नोट बाई 2 पाई आई इंटू 3a, और नीचे आपका आ जाएगा 1 बाई 3a माइनस एक्स इंटू एक्स, और ऊपर क्या है a इंटू डी एक्स। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, डी फाई तो इधर फाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर जितना कांस्टेंट टर्म है आई 2 पाई 3a स्क्वायर, और इधर बचेगा एक डी एक्स, और इधर बचेगा 3a माइनस एक्स इंटू एक्स, और a से लेके 2a तक। अब ध्यान से देखिए a से लेके 2a तक कैसे, अब ध्यान से देखिए x का वैल्यू, x क्या ले रहे हैं हम, जनरलाइज केस ले रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ से बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। इसका थिकनेस को हम dx लिए हैं, उसका एलिमेंट्री पार्ट के, तो मिनिमम होगा, तो मिनिमम ये डिस्टेंस, तो ये मिनिमम डिस्टेंस a, और मैक्सिमम इस स्क्वायर प्लेट से डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो जाएगा तो 2a, तो a से लेके 2a, तो मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगा, मिनिमम a और मैक्सिमम यहाँ तक, क्योंकि स्क्वायर प्लेट से ही इस वायर का, इस स्क्वायर प्लेट का ये जो आप समझिए विड्थ समझिए, ये आपका लेंथ है, ये आप विड्थ है, तो विड्थ से डिस्टेंस मिनिमम a होगा और मैक्सिमम 2a होगा। तो बस अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, म्यू नोट आई बाय 2 पाई 3a स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, a से लेकर 2a तक। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, dx 3a माइनस एक्स इंटू एक्स।
फ्लक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, इसको कुछ जो कांस्टेंट टर्म है म्यू नोट आई 3a²/2 पाई, इसको कुछ भी k ले लेते हैं और यहाँ a से लेके 2a तक dx 3a-x इंटू एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इसको हम कुछ देर के लिए k ले लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, a से लेके 2a तक, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं a/x प्लस b/3x-x, इसको हम इसके टर्म में लिखते हैं, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसको इसके टर्म में लिखते हैं। अब a और b का हमको वैल्यू निकालना है, तो a और b का वैल्यू आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं, सपोज दैट 1/3x-x इंटू एक्स। ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे आके भी बहुत सारा लड़का फंस सकता है, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन को हमको इस टर्म में लेना पड़ेगा, a/3a-x प्लस b/x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इसको ट्रांसफर करने, ये इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको पार्शियल इंटीग्रेशन आप ऐसे समझ सकते हैं। इसको दो पार्ट में इस टाइप से स्प्लिट करें तो क्या करेंगे, इधर 1 बच जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स बचेगा और इधर b इंटू 3a-x, तो ऐसे हो गया। अब इसमें x बराबर एक बार हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो पुट करते हैं तो x दैट इज इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा b का, तो x 0 गया तो ये इधर 1 और इधर बचेगा b इंटू 3a, तो b का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/3a, तो b का वैल्यू आपका आ गया एग्जैक्टली a का वैल्यू, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, a एंड 3a-x दैट इज इक्वल टू 0, सो x दैट इज इक्वल टू 3a। अब x बराबर एक बार 0 पुट किए और x बराबर अब 3a पुट करेंगे, तो इस बार ये वैनिस्ट हो जाएगा, तो ये वैनिस्ट हुआ तो ये आपका आ जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू 3a, तो यहाँ से a का वैल्यू भी वही आएगा 1/3a। तो सिंपल सा बात है, a का भी वैल्यू वही है, b का भी वैल्यू वही है, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू वही है 1/3a, इसको बाहर कर लेते हैं और a से 2a, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/x और ये आपका आ जाएगा 1/3a-x। अब इधर dx इधर dx, अब इसका इंटीग्रेशन अब आसान हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा, इसका ln x और इसका हो जाएगा, इधर -1 होना चाहिए था तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एक माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा, इसका भी ln 3a-x, तो ln का प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा ln x डिवाइडेड बाय 3a-x। अब इसमें अपर लिमिट 2a है, लोअर लिमिट क्या है, a है, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे 2a, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय, जब 2a तो यहाँ से a माइनस ln, जब a पुट करेंगे तो a डिवाइडेड बाय यहाँ 2a आ जाएगा, तो ये आपका आ गया सिंपली a से a कैंसिल, तो यहाँ से ln 2 और यहाँ से 1/2, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया ln 2 माइनस ln 1/2, तो 1/2 को हम ऐसे लिख देंगे ln 2 इनवर्स और ये आपका आ जाएगा 2 ln 2, माइनस ये बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ln 2 आ गया और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट टर्म ये चल रहा था तो फाई का वैल्यू आपका आ जाएगा म्यू नोट आई 3a² / 2 और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 इंटू ln 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से म्यू नोट आई इंटू 3a² / ln 2 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा
ये 1/3a से भी डिवाइड करना था, तो 1/3a से इसमें डिवाइड अगर करेंगे 1/3a से, तो ये आपका आ जाएगा ये वाला 1/3a से। k को इससे मल्टीप्लाई करना था, तो k का वैल्यू आपका क्या आया था, म्यू नोट i इंटू 3a² 2 और अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 1/3a से, तो 3 से 3 कैंसिल, a से a, तो एक a बचेगा। तो ये आपका इजी अगर इसको करें तो ये आपका बच जाएगा सिंप्लीफाई, दैट इज इक्वल टू म्यू नोट बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ऊपर सिर्फ a बचेगा i इंटू a, और यहाँ पाई बचेगा और यहाँ पे ln2 बचेगा। तो ये बचा आपका फाई यानी कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू आ गया। तो ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो हम बाहर रखते हैं, म्यू बाई पाई इंटू a ln2। अब ध्यान से देखिए, करंट जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, साइन का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे आई नोट साइन ओमेगा टी, ये साइन का फंक्शन है। ये आपको सिंपल सा बात है, आई नोट क्या है, आई नोट आपका है पीक करंट, या आप इसको मैक्सिमम करंट जो भी समझिए, और मैक्सिमम करंट। तो ये आपका आ गया फ्लक्स। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, d∅dt। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो म्यू नोट ए तो कांस्टेंट है, पाई ln2 ये भी कांस्टेंट है, और ये साइनोसाइडली है, और इसका आई नोट। अब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और फिर इसका ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा। तो ये आपका आ जाएगा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू म्यू नोट ए बाई पाई ln2 आई नोट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये आपका आ जाएगा ई। तो ई का वैल्यू आपका आ गया। अब जैसा कि पता है इसका कैपेसिटेंस सी है, तो जैसा कि आपको पता है हर बार की तरह Q बराबर सी वी, और अगर Q चाहिए तो C और V को मल्टीप्लाई करो, V आपका आ गया। यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को उसके कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज। ये जो कैपेसिटर पे आएगा चार्ज वो कुछ ऐसा ही आएगा। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू Q बराबर सी वी। सी तो सी ही रहेगा, कैपेसिटेंस तो कभी इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये आपका आ जाएगा म्यू नोट आई बाई आई भी इसमें क्या हो रहा है, आई भी चेंज कर रहा है। आई किस रेट से चेंज कर रहा है, तो ये आपको दिया हुआ है आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट किए। अब ये क्वेश्चन ज्यादा चैलेंजिंग है नहीं। अब इसको सिंपल सा बात है, ln2 इसमें क्या है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये आपका आ गया चार्ज। और यही आपसे पूछे कि इसमें मैक्सिमम करंट क्या होगा, आई मैक्स, इसमें मैक्सिमम करंट क्या होगा। तो आई नोट का वैल्यू, तो जैसा कि पता है आपको कि करंट क्या होता है, dq/dt, यानी कि ये जो चार्ज आया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, करंट इन दिस सर्किट। आपसे अगर ये पूछे कि इसके अपर प्लेट पे कितना चार्ज था, वो तो आपको पता चल गया। अब आपसे ये पूछ रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि इस पे करंट कितना होगा, तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन। अब इसका आपको क्या पूछ रहा है, ग्राफ बताइए। तो अब इसका ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है, कॉस का फंक्शन है, तो कॉस का फंक्शन है तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो कॉस का फंक्शन है तो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो इधर हम ले लेते हैं
क्या है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है म्यू नॉट ए बाई पाई ln2, ये भी कांस्टेंट है, और ये इसका ओमेगा भी कांस्टेंट है, और कॉस ओमेगा टी, बस ये है। तो ये आप कांस्टेंट टर्म है, तो सिंपल सा बात है, कॉस का फंक्शन कैसा होता है, ये बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सिंपल सा बात है। ये इधर आपका टाइम हो जाएगा, इधर चार्ज हो जाएगा, इधर चार्ज का इक्वेशन क्या आ गया, ये सी कांस्टेंट है, म्यू नॉट ए बाय पाई ये भी कांस्टेंट है, ln2 ओमेगा ये भी कांस्टेंट है, बस वेरिएबल क्या है, कॉस ओमेगा टी। अब टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, कहाँ, पाई/2 पे, यानी कॉस ओमेगा टी दैट इज पाई/2, इस पे 0 होगा, सो टी दैट इज इक्वल टू पाई/2 ओमेगा। तो यहाँ पे ये 0 होगा, ये क्या है, दैट इज टी इज इक्वल टू पाई/2 ओमेगा। सिंपल सा बात है कि पाई/2 पे, और ये इस पॉइंट पे भी 0 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप से 3 ओमेगा 2, तो इसका 3 इंटू 2 ओमेगा बाय इतना आपका क्या हो जाएगा, इतना पाई, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका फंक्शन हो गया, इस टाइप से इंक्रीज करेगा। तो ये आपका चार्ज आ गया। आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें करंट कितना होगा। अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएशन, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें इस सर्किट में करंट आ जाएगा, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट होता है dq बाई dt। अभी q आया है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा I। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन में, तो c जो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेगा, म्यू नॉट a बाई पाई ये तो कांस्टेंट है, ln2 भी, ओमेगा भी, ये सब कांस्टेंट है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, अब ओमेगा टी का फिर ओमेगा, तो ये आपका आ जाएगा इसमें करंट, तो एक ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ln2 इंटू ओमेगा, तो c इंटू ओमेगा इंटू ए बाई पाई ln2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो एक और ओमेगा आ गया, तो ये आपका आ जाएगा करंट इन दिस सर्किट। तो करंट का आपका इक्वेशन कुछ ही आ जाएगा। तो ये कॉस का फंक्शन बना, और ये क्या बन गया, साइन का फंक्शन। अगर इसका भी ग्राफ आपको चाहिए तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब फिर कांस्टेंट टर्म रहेगा, नेगेटिव साइन बाहर रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, साइन का फंक्शन है तो साइन का फंक्शन होगा, तो ये आपका आ जाएगा करंट ऑन कैपेसिटर। तो ये आपका साइन का फंक्शन है, तो ये आपका आ जाएगा। तो बाकी सब चीज वही रहेगा, बस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इसमें करंट इन दिस सर्किट दैट इज इक्वल टू I दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन C इंटू नेगेटिव साइन, तो बस ये बता रहा है कि डिफरेंशिएशन है तो नेगेटिव साइन आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, इसका नेचर थोड़े ना चेंज करेगा। ये अब इस पॉइंट पे 0 होगा, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट साइन 0 कब होता है, तो साइन 0 एक बार 0 पे होगा, और दूसरा पाई पे, यानी ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू पाई, सो टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, ये आपका आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और इसका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू ए बाई पाई ln2 ओमेगा स्क्वायर, इधर आपका आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार था, इसमें हम सारे टाइप का करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, साइन का इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे कि इस कैपेसिटर में मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C इंटू म्यू नॉट इंटू ए ln2 इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई पाई, ये आपका आ जाएगा I मैक्स का वैल्यू। तो ये आपका फोर्थ पार्ट है, इसमें हर एक चीज आप देखें
करंट का इक्वेशन, करंट मैक्सिमम होगा, उसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा चेंज करेगा।